कान्हा क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम नंबर सिस्टम की क्लास एक दिन ले चुके थे। उसका वीडियो मैंने एक दिन की क्लास का 3 पार्ट में डाला था, आप लोग उसको पढ़े होंगे। आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम को, लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें ये हैं कि जो बहुत से बच्चे हैं कि हमको अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि वो कोर्स किस चीज़ का करेंगे, है ना। पहली चीज़ आप लोग ये भी बता दो, कम से कम 10-20 जो भी हो, ये हमको पता लगना चाहिए कि आप पुलिस का करना चाहते हो, लेखपाल का कोर्स करना चाहते हो, है ना। उसी के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। जीएस है, साइंस है, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, है ना। तो आप लोग ज़रूर, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग ज़रूर बताएं, या फिर कान्हा क्लासिक अंबारी नाम का जो फेसबुक पेज है मेरा, उस पर भी आप बता सकते हो, है ना, कि आपको पढ़ना क्या है, किस चीज़ का कोर्स करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, आप ज़रूर बताएं आप किसको कौन सा कोर्स करना है। या फिर बहुत से लोग ये भी बता सकते हैं मेरी कौन सी टॉपिक कमज़ोर है सर, इस पे वीडियो बना दीजिए, तो वो भी मैं बनाऊँगा। ठीक है, बाकी अब आगे नंबर सिस्टम पढ़ाना है हमको। आज दूसरा दिन है नंबर सिस्टम का बच्चों, तो आज मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा और ध्यान से देखना थोड़ा, और बहुत बेसिक लेवल से लेके चला जा रहा है। तो कुछ जो विद्यार्थी हैं ठीक है पढ़ने में, अभी वो थोड़ा सा सब्र करें। बाकी देखते हैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कौन विद्यार्थी किस विषय की तैयारी कर रहा है ना। और हाँ, एकेडमिक वाले बच्चे जो क्लास 9-10 वाले भी बच्चे अगर ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो वो, या फिर आप लोगों के घर में भी अगर 9-10 वाले बच्चे हों एकेडमिक कोचिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने से बताइए कि वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि सर हमको, क्योंकि जब तक 10-20 लोग होंगे नहीं फिर उस बैच को चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं मेहनत करूँगा। अब धीरे धीरे देखिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अब धीरे धीरे काम भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब अपलोड लगातार किया जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। आज मेरा दूसरा दिन है बच्चों नंबर सिस्टम। पहले दिन मैंने आपको बच्चों बताया था, इसमें नंबर सिस्टम में पहले दिन आप लोगों को बताया गया था संख्या के बारे में और अंक के बारे में, नंबर और डिजिट के बारे में बच्चों आपको बताया गया था पहले दिन की क्लास में। आज दूसरे दिन, मैंने उस दिन आपको बताया था कि पहले सिस्टम पे चर्चा करूंगा, नंबर की चर्चा अगले दिन में करूंगा। तो आज मैं केवल संख्या की चर्चा करूंगा, जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती है ना। जनरली जो नंबर होते हैं बच्चों, यानी सामान्यतः जो नंबर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका वास्तविक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हमारा जो एग्जाम आता है उसमें इमेजिनरी नंबर का, यानी काल्पनिक संख्याओं का, अब आप लोगों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चन हो रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सके वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं उसे बोला जाता है बच्चों वास्तविक संख्याएं। चलिए देखते हैं यहाँ पे बात आज करेंगे बच्चे संख्या यानी नंबर की। बच्चों, जो संख्याएं होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी रियल नंबर, और दूसरा बच्चे होता है इमेजिनरी नंबर। यानी वास्तविक संख्या
और दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर, यानी जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। समझ में आ रही है बातें? तो संख्याएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, अगर इनको बांटा जाए तो दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। अगर रियल नंबर की बात करें यानी वास्तविक संख्याओं की बात करें, इस पे तो बात ही बहुत ज्यादा करनी है आज। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं का एक दो एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे करड़ी में -2 एक काल्पनिक संख्या हो गई। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि करड़ी में -2 होगा, तो इसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या है बच्चों। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं की अब बात करते हैं। अगर बच्चों वास्तविक संख्याएं देखा जाए तो इसके दो पार्ट आपको यानी दो भाग मिलेंगे देखने के लिए, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। चलिए बात कर लेते हैं। अगर छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे अभी दूंगा, देखिएगा एक दो लोग अभी गिर पड़ेंगे, है ना, बाकी लोग तो वीर हो आ रहा है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखना बच्चे, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर या जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो वास्तव में होती हैं उसे हम बोलते हैं बच्चे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चलिए वास्तविक संख्या से संबंधित अब मैं चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वास्तविक संख्याएं या जिसे हम बोलेंगे बच्चे रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर बच्चों इसके अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आप दो भाग पाएंगे, एक को बोलेंगे हम पूर्णांक यानी इंटीजर बोला जाता है इसको, और एक होता है अपूर्णांक। अब यहां कंफ्यूज मत हो, एकदम स्पष्ट चीज है। पूर्णांक या इसी को इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है बच्चे? पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, पूर्ण माने पूरा अंक, यानी जिसके अंक पूरे होंगे वो पूर्णांक कहलाएगा और जिसके अंक पूरे नहीं होंगे वो अपूर्णांक कहलाएगा। जैसे बच्चों मैं कहूं, ध्यान से समझते चलना, जैसे मैं कहूं क्या एक पूर्णांक है, तो कोई भी कहेगा हाँ सर एक पूर्णांक है। मैं कहूं क्या दो पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है क्योंकि दो पूरा का पूरा अंक है। तीन पूर्णांक है, हाँ है। 14 पूर्णांक है क्योंकि पूरा अंक है ना बच्चों, इसलिए पूर्णांक है। 15 पूर्णांक है, हाँ है ना। -1 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। -2 पूर्णांक है। -1000 पूर्णांक है ना। ऐसे ही 0 पूर्णांक है, हाँ है। ये सब देखिए पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि इनके पूरे के पूरे अंक यहाँ पे बच्चे लिखे जा रहे हैं। अपूर्णांक क्या होता है बच्चों? अपूर्णांक का मतलब जिसके पूरे अंक ना हो। जैसे अगर मान लो हिस्सेदारी करना है, किसी के पास 4 आम है, एक आम उसने लिया, एक आम उसने लिया, एक आम उसने, एक आम उसने, 4 लोग 4 आम ले लिए, ये हो गया पूरा का पूरा बट गया, इसे बोलेंगे बच्चे पूर्णांक। अपूर्णांक क्या होगा? आम एक हो, खाने वाले 4 हो। अभी बताओ पूरा का पूरा बटेगा? नहीं बटेगा, उसका 1/4 करके हमें देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपूर्णांक बच्चों। जैसे मैं कहूं 10.3, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। मैं कहूं 1/2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। आ रही ना बात समझ में? आ रहा है समझ में? तो पूर्णांक क्या होता है बच्चों? पूर्णांक क्या होता है? जो पूरे के पूरे अंक होते हैं इसको बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर, और जो पूरे अंक नहीं होते हैं, बहुत से लोग शायद यहाँ पे ना जानते रहे, तो अपूर्णांक वही होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में
क्या 1/2 पूर्णांक है? तो 1/2 आप ही देख लो, ये 2 1/2 यानी ये होता है आधा। क्या आधा पूर्णांक हो सकता है? पूरा अंक नहीं है, यानी अपूर्णांक है। 0.3 क्या है? अपूर्णांक है। 1/7 क्या है? अपूर्णांक है। 1/8 क्या है? अपूर्णांक है, क्योंकि ये पूरे अंक नहीं है बच्चों। और जब ये पूरा अंक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे समझ रहे ना बात, इंटीजर। अब हम बात करेंगे बच्चों की पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा। अगर बच्चों आता है आपको तो जरूर कमेंट किया करो, और अगर आपको आ रहा है तो आप दूसरों को शेयर किया करो। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भीड़ लगानी है यहाँ पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूँ, है ना। ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूँ, लाइव आपकी कमेंट देख सकूँ कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं बातें। तो अगर आप लोगों को आ रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों तक, ठीक है। आगे कोशिश करते हैं। देखिए, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं बच्चों दो प्रकार की हो गई, एक तो पूर्णांक और दूसरी अपूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? जिसमें पूरे के पूरे अंक होते हैं, वही पूर्णांक होता है। अपूर्णांक क्या होता है बच्चों? जिसमें पूरे अंक नहीं होंगे, वही अपूर्णांक कहलाएगा। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं पूर्णांक पे, केवल पूर्णांक पे बढ़ेंगे। अब आप देख रहे होंगे पूर्णांक में यानी इंटीजर की बात की जा रही है बच्चों, है ना। पूर्णांक की बात की जा रही है बच्चों। तो जो इंटीजर होता है यानी पूर्णांक होता है बच्चों, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। अभी देखो मैं बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बच्चों, ध्यान से नोट्स बनाते चलना बच्चे। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शून्य पूर्णांक, या हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको जीरो इंटीजर। और दूसरा होता है बच्चे धनात्मक पूर्णांक, और तीसरा होता है बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। यानी इंटीजर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से हो? जीरो इंटीजर, और यहां पे आपके पॉजिटिव इंटीजर, और तीसरे नंबर पे आता है आपका निगेटिव इंटीजर। यानी इंटीजर आर 3 टाइप्स, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। आप बड़े आसानी से जान सकते हो कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3। जब भी अभी देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे 5 भी हो सकता है। 5 भी कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल ये अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, यानी पूर्ण अंक कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत बताना बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होता है? शून्य पूर्णांक का मतलब हुआ बच्चे केवल जीरो, शून्य। इसको क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक। शून्य अपने आप में पूरा है, ठीक। बात आती है धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक का मतलब धन वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे ना बात को? छोटा सा क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि धनात्मक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? तुरंत कहिएगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। अगर मुझसे क्वेश्चन बच्चों आ गया कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। यानी सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन है? अनंत है। आ रही है ना बात समझ में? आ रही है, हाँ या ना? आ रहा है ना सबको? ठीक। तो शून्य पूर्णांक अगर हमसे पूछ लिया बच्चों तो 0। अगर हमसे पूछ लिया धनात्मक पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप गिनते चले जाइए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगर हमसे पूछ लिया कि सबसे छोटा, ये देखो पॉइंट नोट करते चलना इस बात को कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 है। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों? अनंत है। आ रही है बात समझ में? अब हमसे अगर यही पूछ लेता ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? -1 -2
-3 -4 -5 ऐसे ऐसे करके कहां तक चला जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप नोट भी साथ साथ करते चलें। शून्य पूर्णांक क्या होता है? केवल शून्य होता है। धनात्मक पूर्णांक बच्चों क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ये जो होते हैं सब धनात्मक होते हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत होता है। अब हमसे पूछ लिया ऋणात्मक पूर्णांक, तो -1 -2 -3 -4 ये सभी क्या है? ऋण का चिन्ह लगा है ना, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो हमसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है वह जिसके पास जितना कम कर्जा रहेगा वो उतना ही बड़ा होगा। सबसे कम कर्जा इसमें कौन सा है? -1 है, यानी ये सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? -1। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? अनंत। जितना ज्यादा आप कर्जा ले लो आप उतने ही छोटे हो जाओगे। ठीक है ना बच्चों, बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन बनेगा, अब उस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। इतना तो आ गया। अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो गैर धनात्मक भी है और गैर ऋणात्मक भी है? देखो क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो गैर धनात्मक भी है, गैर ऋणात्मक भी है? मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कौन सा पूर्णांक जो गैर धनात्मक है यानी धन नहीं है और ना ही वो ऋण है? तो ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक, मतलब ना तो ऋण है ना तो धन है, वो कौन सा पूर्णांक है बच्चे? शून्य। आ रही बात समझ में? 1 नंबर का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत से लोग गलत कर देते हैं। याद रखना, शून्य एक ऐसा पूर्णांक जो गैर धनात्मक भी है और गैर ऋणात्मक भी है। अगर कोई 9th का लड़का पढ़ रहा होगा तो उसमें एक चैप्टर है पहला, नंबर लाइन, और उसमें ये चीजें बड़े अच्छे से डिफाइन की गई है ना? आगे देखते हैं बच्चे, इसको मिटाते हैं और इसी पे मैं क्वेश्चन लूंगा एक दो। इसी पे मैं बच्चों एक दो क्वेश्चन लूंगा, ध्यान से समझते चलना, बोर मत हो जाना, है ना? चाय पीते रहो बराबर। शुरू हो गई है पढ़ाई, चाय बना के पीते रहो। बाकी कन्हैया का आज कमेंट आ गया था, चौहान जी का नहीं आया, है ना? चौहान जी को बोलो करें, बस खाली पूछते हैं कि लाइव क्लास कितने बजे चलती है ना? तो उनको सैनी जी जवाब देते हैं कि लाइव क्लास चलती है 1:25 पे रात में। तो ऐसा ठीक है चौहान जी, पूछिए मत, बाकी पढ़ा करिए। आगे देखते हैं इसमें। तो मैंने क्या आपको पढ़ा रहे थे बच्चों, आपको बताया मैंने पूर्णांक। अब देखो यहाँ पे अगर हमसे पूछ लिया गैर धनात्मक पूर्णांक, अब जैसे देखो ध्यान से क्वेश्चन लिख दिया 1 2 0 ऋण 1 ऋण 2। ध्यान से समझना बच्चों। अब हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित संख्याओं में कितने गैर धनात्मक पूर्णांक हैं? निम्नलिखित संख्याओं में कितने गैर धनात्मक पूर्णांक हैं, मतलब जो धन नहीं है। तो कितने गैर धनात्मक पूर्णांक है? 0 भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होता। 1 2 3 गैर धनात्मक पूर्णांकों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 3। अगर हमसे पूछ ले कि निम्नलिखित में गैर ऋणात्मक पूर्णांक कितने हैं, तो हम कहेंगे गैर ऋणात्मक यानी जो ऋण ना हो। तो देखो ये दोनों ऋण है, बाकी सभी ऋण नहीं है, यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या भी कितनी है बच्चों? 3। बात आ रही है समझ में? अब एक क्वेश्चन लिखो फटाक से क्वेश्चन लिखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन के आता। लिखो, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, तो यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं और x धन y बराबर 7 है और x धन y बराबर 7 है, तो x और y के संभवतः
तो x और y के संभवतः कितने जोड़े बनेंगे? तो x और y के संभवतः कितने जोड़े बनेंगे? फटाफट क्वेश्चन एकदम नोट करते चलना। क्या कहा बच्चों क्वेश्चन में? देखो मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे से सुनते चलना। यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, समझना बात को, x और y धनात्मक पूर्णांक है यानी वो ऋण नहीं है, धन है, और कहा रहा है x धन y बराबर कितना है बच्चों? 7। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, याद रखना। बहुत अच्छे से आज बेसिक लेवल से उठा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाऊंगा। मैं छोड़ करके एक भी, मैं सोचता हूँ बच्चों कि ऐसा पढ़ाऊँ एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, है ना। एक भी क्वेश्चन मुझे कहीं भी शार्ट नहीं करना है, कहीं भी शार्ट नहीं करना है वीडियो, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ध्यान से समझते चलना। कारण x और y धनात्मक पूर्णांक है और x धन y बराबर कितना है? 7 है। अब हमसे कह रहा है तो x और y के संभवतः कितने जोड़े बनेंगे? छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि किन किन संख्याओं को जोड़ने पे 7 आ सकता है। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, शून्य भी मत लेना। तो देखो किसको जोड़ेंगे? 1 धन 6 बराबर कितना आया बच्चे? 7 आया। आगे बोलो तुम लोग। 2 धन 5 बराबर कितना आया? 7। आगे बोलो। 3 धन 4 बराबर कितना आया? 7। आगे बोलो। 4 धन 3 बराबर कितना आया? 7। आगे बोलो। 5 धन 2 बराबर कितना आया? 7। आगे बोलो। 6 धन 1 बराबर कितना आया? 7। समझ रहे हो? हमसे क्या कहा था? x और y एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि x धन y बराबर 7 है तो x और y के संभवतः कितने जोड़े बनेंगे, यानी ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनको जोड़ने पे 7 आएगा। तो देखो 1 धन 6 बराबर 7, 2 धन 5 बराबर 7, 3 धन 4 बराबर 7, फिर 4 धन 3। लेकिन देखो यहाँ पे क्या चेक करो बच्चों आप लोग, फिर वही संख्या रिपीट हो गई। हो रही ना रिपीट? हो रही है रिपीट यहाँ पे संख्या, हो रही है रिपीट यहाँ पे संख्या, हो रही है ना। देखो 1 धन 6 बराबर 7, 2 धन 5 बराबर 7, 3 धन 4 बराबर 7, फिर उल्टा कर दिया 4 धन 3, 2 धन 5 था 5 धन 2, 1 धन 6 था 6 धन 1। आ रहा है समझ में? यानी वही संख्या बच्चों रिपीट कर दी गई। यानी कि अगर हमसे पूछे x और y धनात्मक पूर्णांक है और x धन y बराबर 7 है तो संभवतः कितने जोड़े बनेंगे? तो हमारा उत्तर होना चाहिए कितने बच्चों? 3, क्योंकि फिर बाद में वही संख्याओं का रोटेट हो गया। यानी 3 ऐसे जोड़े हैं जिनको जोड़ने पे 7 आएगा। कोई डाउट हो तो यहाँ पे बताते चलना। फिर से मैं बता रहा हूँ, x धन y बराबर कितना दिया है? 7। अब हमसे कह रहा है कि कितने x और y के जोड़े बनेंगे जिनको जोड़ने पे 7 आएगा। तो मैंने देखा 1 धन 6 बराबर 7, 2 धन 5 बराबर 7, 3 धन 4 बराबर 7, बाकी रिपीट होने लगा वही चीज। यानी कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने, है ना। अगर हमसे बच्चों देखो अब यहीं पे क्वेश्चन बदलेगा और यहीं पे देखो, यहीं पे आप लोग गिरोगे। अगर हमसे पूछ लिया बच्चों कुल कितने क्रमिक जोड़े बनेंगे, ऑर्डर ऑफ पेयर की बात कर लिया, क्रमिक जोड़ों की बात कर लिया, अगर ऑर्डर ऑफ पेयर की अगर बात कर लिया बच्चे कि कुल क्रमिक कितने जोड़े बनेंगे, कुल कितने क्रमिक जोड़े बनेंगे, तो क्रमिक जोड़ों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 है। आ रही है बात समझ में? आ रही है? एकदम सही से बोलना है, एकदम झूठ नहीं बोलना है बच्चों। क्या क्रमिक जोड़ों की संख्या 6 आई समझ में बात? देखो अगर हमसे पूछा जोड़ों की संख्या तो जोड़ों की संख्या 1 2 3 केवल 3 है, क्योंकि बाद में फिर वही संख्या रिपीट हो रही। 3 धन 4 था 4 धन 3 कर दिया, 2 धन 5 था 5 धन 2 कर दिया। तो अगर मुझसे पूछा कितने जोड़े बनेंगे, तुरंत हम कहेंगे 3 जोड़े बनेंगे जिनको जोड़ने पे 7 आएगा। लेकिन हमसे कहा दिया कितने क्रमिक जोड़े बनेंगे, तो जो भी ऑर्डर ऑफ पेयर की बात करेगा बच्चों पूरा आपको बताना पड़ेगा। यानी कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? अच्छे से आ रही है बात समझ? बहुत बेहतरीन। अगर आ रहा है बच्चों एकदम जल्दी से जल्दी शेयर करिए। पहला काम आप वीडियो बंद करिए और इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है सब पे शेयर करिए, है ना। और उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि वो लोग इसको सब्सक्राइब करें। रीजन क्या है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं
फिर आप लाइव क्लास चलना शुरू कर देगी और मेरे ख्याल से जो चीज़ें आप कहेंगे वो चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, है ना। आगे देखते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन और भी लेंगे बच्चों। अगर यही बच्चों हमसे कहा दिया, क्वेश्चन ध्यान से सुनना और लिख लेना। अगर हमसे कहा दिया बच्चों कि x और y, ध्यान से समझना, x और y गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, पूरा क्वेश्चन लिख लेना बच्चे, पूरा क्वेश्चन लिख लेना, है ना, पूरा क्वेश्चन लिख लेना, जितने भी लोग हैं पूरा क्वेश्चन लिखना। x और y गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, गैर ऋणात्मक मतलब ऋण संख्या नहीं है, यानी जीरो हो सकता है आपकी बात। x और y गैर ऋणात्मक पूर्णांक है यदि x धन y बराबर 8 है, यदि x और y गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, यदि x धन y बराबर 8 है तो संभवतः x और y के कितने जोड़े बनेंगे, तो संभवतः x और y के कितने जोड़े बनेंगे बताइए। अब यहां पे बच्चों देखो मैं बताया कितने जोड़े बनेंगे, x y क्या है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी बच्चों ये ऋण नहीं है, ये ऋणात्मक नहीं है लेकिन जीरो हो सकता है, क्योंकि गैर ऋणात्मक की बात कर रहा है, केवल ऋण नहीं लेना है, बाकी जीरो ले सकते हो। तो किसको जीरो में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा 8। फिर देखो यहाँ पे 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा 7। 2 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा आपका 6। 3 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा 5। 4 में कितना जोड़ेंगे, 4। फिर देखो वही चीज आ गई, 5 में 3 जोड़ दिए, फिर देखो आपका आ गया 6 में 2 जोड़ दिए, 7 में 1 जोड़ दिए, 8 में कितना जोड़ दिए, 0 जोड़ दिए। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि संभवतः कितने जोड़े बनेंगे, तो संभवतः बच्चों 1 2 3 4 5 जोड़े बनेंगे, क्योंकि इसके बाद वही संख्या फिर से क्या हो गई, फेर बदल के रिपीट हो गई। तो कुल जोड़ों की संख्या कितनी आई बच्चों, 5 आई। अगर हमसे यही कहा था कि ये बताओ क्रमिक जोड़े कितने बनेंगे, तो क्रमिक जोड़े 5a और 4a कितने हो जाते, 5 4 9 जोड़े बन जाते। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे सर जीरो क्यों ले लिए इस बार, जीरो इसलिए बच्चों लिया क्योंकि गैर ऋणात्मक पूर्णांक की बात किया था, यानी केवल ऋण वाली संख्या नहीं लेना है, जीरो ले सकता हूँ, है ना। ठीक आई इतनी बात समझ में। और आप लोग मेरे पास कमेंट में उत्तर नहीं देते हो, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको जरूर दिया करो बच्चों, जितना भी क्वेश्चन देता हूँ कम से कम उसका उत्तर जरूर दिया करिए आप लोग, है ना। इससे आपको ये पता चले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और 2 घंटे का कैलेंडर का वीडियो बना दिया, पहाड़ लगने लगा आपको, यानी मेहनती नहीं हो आप लोग, कम से कम मेहनत तो करना सीख जाओ आप लोग, है ना। बिना मेहनत के आप रसगुल्ला लेना चाहते हो। एक क्वेश्चन है और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना, मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जरूर उत्तर देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को जरूर देना। x धन y बराबर, x और y एक धनात्मक पूर्णांक है, x और y धनात्मक पूर्णांक है, यदि x धन y बराबर 10 है तो x और y के कुल कितने क्रमिक जोड़े बनेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, कितने क्रमिक जोड़े बनेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे इसमें बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब आगे इसमें बढ़ेंगे बच्चों, एकदम मजा आने वाला है अब आगे। ठीक है, इतना आया समझ में, एकदम बोर मत होइए, चाय पीजिए, है ना, और एकदम बोर मत होइए। वीडियो लंबा भले जाएगा लेकिन आपको चीजें आ जाएंगी। आप आज नहीं, आज वाली चीज कल पे मत डालो, वैसे भी लॉकडाउन में काम नहीं है यार, घर में बैठे बैठे पढ़ ही डालो बढ़िया से, ठीक है। हाँ, दादा उदा सबको भेजो, शेयर करो, है वो लोग भी पढ़े, क्या करेंगे। आगे देखते रहिए। अब यहाँ पे बच्चे आ रहा है बात, संख्या में हमने पढ़ लिया पूर्णांक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब अगर आपने कभी कभी देखा होगा संख्याओं में, संख्या को जब बांटा जाता है तो उसमें संख्याएं हो जाती हैं, एक होता है प्रकृति संख्या और दूसरी हो जाती है पूर्ण संख्या। तो बच्चों नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है,
ये चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये बताऊंगा, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसे बच्चों होल नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पे एकदम निश्चित रहो, बहुत से बच्चे हैं बस केवल रट्टा मार लिए कि प्राकृतिक संख्याएं और वो आ जाता है ना, ये तो लोग कहेंगे कि क्यों इतना लंबा खींच रहे हो बात। बच्चे उत्तर का, मैं जो हूँ उत्तर का प्रेमी नहीं हूँ, क्वेश्चन कैसे आ रहा है इस चीज, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ पे समझना, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कहां तक चली जाएगी, अनंत तक। और पूर्ण संख्या बच्चों कहां से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 है ना, ये कहां तक चली जाती है, अनंत तक। एक 0 के लिए इतना बड़ा यार पापड़ बेलना पड़ा है ना। कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो आप यही हम लोगों को जनरली पढ़ा दिया जाता है कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा बच्चों ध्यान से अब मेरी बात को समझना, मानव जब आदि मानव था है ना, क्या उसे संख्याओं का ज्ञान नहीं था। पहले दिन के वीडियो मैंने कहा था कि मानव जब आदि मानव था तो उसे ज्ञान था, बच्चों उसे ज्ञान था। आप लोग पढ़े होंगे कि आदि मानव को समय का ज्ञान था। समय का ज्ञान तभी होगा जब उसे अंकों का ज्ञान होगा, यानी अगर 4 पेड़ होते थे तो आदि मानव उसको गिन सकता था कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4। एक बिल्ली भी होगी उसको भी पता चल जाएगा कितने आदमी हैं, 2 है ना। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान है, ये सबको है, ये ज्ञान है। आदिमानव को ये ज्ञान था, यानी जो हमारे पूर्वज थे उनको संख्याओं का बच्चों ज्ञान था है ना। वो गिन लेते थे कि इतनी चीजें 1 2 3 4 5 6, देखो पाई बनाते थे ना, 1 पाई 2 पाई 3, अगर एक आदमी है तो 1 पाई, 2 आदमी है 2 पाई बना लेते थे है ना। तो वो लोग, उनको ज्ञान था संख्याओं का, उनको संख्याओं का ज्ञान था। तो ऐसी संख्याएं जिनको मानव में पहले से ज्ञान था, यानी आदि मानव को भी उन संख्याओं का ज्ञान था, उन संख्याओं को प्रकृति संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं 2 4 6 8 10 अनंत तक संख्याएं, वो आदि मानव जानता था, संख्याओं का उसको बच्चों ज्ञान था, लेकिन 1 से लेकर के था। लेकिन आखिर 0 का ज्ञान उनको नहीं था, वास्तव में बच्चों उनको 0 का ज्ञान नहीं था। आखिर पूर्ण संख्या क्यों माना जाता है, आप भी जानते होंगे। शून्य का आविष्कार अपने भारत जैसे देश में हुआ था। शून्य का आविष्कार किसने किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, जरूर बताओ शून्य का आविष्कार किसने किया था भारत में, जल्दी से देखना। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5, इसको आदिमानव को ज्ञान था, इसलिए इसको बोला गया प्रकृति संख्या। यानी प्रकृति में जितने जीव हैं, बिल्ली कुत्ता सबको पता है कितने लोग हैं कितने नहीं है, ठीक। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। देखो दिक्कत कब आई बच्चों, जब मान लो जब मनुष्य ने गिनती लिखना शुरू किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो गिनती लिख लिया, चलो 9 तक तो हमने गिनती लिख लिया। 9 के बाद जब 10 लिखना पड़ेगा तो 10 के लिए अलग सिंबल बनाना पड़ता, जैसे 1 के लिए अलग बना है, 2 के लिए अलग बना है, 11 के लिए अलग सिंबल बनाना पड़ता, 12 के लिए अलग सिंबल बनाना पड़ता। तो बताओ कितने करोड़ कितने अरब सिंबल बनाने पड़ जाते, दिक्कत होती कि नहीं होती। 9 तक मामला आगे अटक गया, 9 के आगे अब गिनती बढ़े तो बढ़े कैसे। ऐसे में भारत देश के जो गणितज्ञ थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भारत देश के जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, एक संख्या दिया 0, और कहा अगर इसी 1 के बगल में 0 लगा दो तो क्या हो गया 10, और जब ये 0 लगा संख्याएं आसान हो गई। और इसीलिए कहा जाता है जब 0 मिल गया तो संख्याएं क्या हो गई, पूरी हो गई। इसीलिए बच्चों पूर्ण संख्या इसे बोला जाता है, क्योंकि ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है।
तो प्राकृतिक संख्या अगर हमसे पूछे कहाँ से शुरू होती है, एक से, यानी इसको मानव को पहले से इनका ज्ञान था। और पूर्ण संख्याएं बच्चों कहाँ से शुरू होती है, जीरो से यानी शून्य से, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आगे चलता हूँ, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ शून्य का आविष्कार किसने किया। नकल एकदम नहीं मारना है। अरस्तु ऑप्शन में है क्या? सुकरात है ऑप्शन लोगे, ठीक। तो जल्दी से बताना। आगे देखिए बच्चों, इसके बाद आगे बात आती है पूर्ण संख्या के बाद भाज्य संख्या, और दूसरी आती है बच्चों अभाज्य संख्या। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जब आप लोग ध्यान देंगे तब, है ना। ध्यान से समझना आप लोग। भाज्य संख्या और दूसरी क्या होती है बच्चे, अभाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, और ये होता है प्राइम नंबर। ध्यान से समझना है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा देखो, अभी बहुत से यहाँ पे भी सीखने को आपको मिलेगा। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, भाज्य संख्या का मतलब वो हुआ ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या से कट जाए, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये तो जनरली जो आप लोगों को पढ़ाया गया। वास्तव में भाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझते चलना। व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो अगर कोई पूछे भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अभी मैं बता रहा हूं गुणनखंड क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमसे पूछे अगर क्या एक भाज्य संख्या है, आप ही अब बताते रहना, बताओ आप लोग क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि बताओ क्या एक के पास 3 गुणनखंड हैं। गुणनखंड का मतलब बच्चों एक कितनी संख्याओं से कट सकता है? एक से कट सकता है, एक के पहाड़ा में एक आ जाएगा। क्या 2 पहाड़ा में एक आएगा? क्या 3 के पहाड़ा में एक आएगा? क्या 4 के पहाड़ा में एक आएगा? नहीं आएगा ना बच्चे। एक केवल एक से ही कट सकता है। जबकि मैंने यही बताया कि भाज्य संख्या वो संख्या है जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3। इस परिभाषा को जरूर लिख लेना। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वही संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे मैं पूछूं क्या 2 भाज्य संख्या है, तुरंत कहना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कोई पूछे तुरंत कहना 2 1 से कटता है और 2 किससे कटता है? 2 से कटता है। लेकिन क्या 3 या 4 के पहाड़ा में 2 आता है? नहीं आता है बच्चे। इसके भी कितने गुणनखंड हुए? केवल 2 गुणनखंड हुए, यानी ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे 3 भाज्य संख्या है, तुरंत कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि 1 से कटा 3 नहीं, 1 से तो 3 कट गया। 2 से कटा 3 नहीं कटा, 3 से 3 कटा कट गया। क्या 4 से भी 3 कटा? 5 से कटेगा? 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। केवल 3 किससे कटा? 1 से और 3 से। यानी इसके कितने गुणनखंड है? केवल 2। अगर केवल 2 गुणनखंड है तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। क्या 4 भाज्य संख्या है? हाँ है। अगर कोई पूछे क्यों, तो तुरंत कहना देखो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा बच्चे, और किससे? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से भी कटेगा। यानी 4 के कितने गुणनखंड हुए? 3। और यहीं पे बहुत से बच्चे चक्कर खा के बहुत बार एग्जाम में गिर गए हैं। अगर पूछ लिया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बहुत लोग 2 लगा देते हैं, है ना, दौड़ा करके 2 लगाते हैं भाई। लेकिन याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड है? 1 2 3। तो अगर किसी संख्या के कम से कम, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो जाए, कम से कम अगर 3 गुणनखंड है तो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कम से कम वो 3 संख्याओं से कटना चाहिए तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो कौन है भाई? 4। आई बात समझ में? एकदम आ रहा है ना समझ में? ठीक है, आगे देखते रहना। ये तो हो गई भाज्य संख्या की बात। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे बच्चों? अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर की बात करेंगे। तो प्राइम नंबर की
की अगर मैं बात करूं तो क्या, अब देखो यहाँ पे भी लड़के फंस जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बहुत लोग सोचते हैं यार एक क्या है। तो बच्चों एक ना तो भाज्य है ना ही एक अभाज्य है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। अभाज्य संख्या देखो वो लोग क्या बताते हैं परिभाषा में, ऐसी संख्या जो स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे। तो वो तो परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं, स्वयं से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है। तो क्या एक अभाज्य है? नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना क्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये भी लिख लेना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बहुत बार गलत किया गया बच्चों, याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों है मैं बता रहा हूं। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन मैंने बताया कि अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल 2। क्या एक किससे कटता है? एक से कटेगा, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। एक का केवल एक ही गुणनखंड है और वो है केवल 1। और अभाज्य संख्या होने के लिए कितने गुणनखंड चाहिए? 2। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। बात क्लियर? क्या 2 अभाज्य संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड, एक 1 है और दूसरा 2 है। क्या 3 अभाज्य संख्या है? हाँ है। 1 से कटेगा और केवल 3 से कटेगा। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? 1 2 से कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3, इसलिए भाज्य संख्या है। क्या 5 अभाज्य संख्या है? हाँ है। 1 से कटेगा और केवल 5 से कटेगा। क्या 17 अभाज्य संख्या है? हाँ है। 1 से कटेगा और कितने से कटेगा बच्चों? 17 से कटेगा। आ रही है ना बात समझ में? आ रही है समझ में बात? तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वही कहलाता है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों कितनी है? 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। एक क्वेश्चन लिखो, समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? देखो डर मत जाना, लगाना जल्दी से। समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? यही कहा है ना, समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं। क्या लिखा है बच्चों? समांतर। समांतर का मतलब होता है बच्चों जिनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। समांतर का मतलब जिनके बीच का अंतर समान हो वही समांतर होता है। अब हमसे कह रहा है अभाज्य लेकिन होना चाहिए, और कितनी होनी चाहिए? 5। चलो अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। 2 3 5 7 7 के बाद आपका 11 के बाद आपका आ जाएगा 13 के बाद 17 के बाद आपका 19 के बाद 23 के बाद 24 25 29 के बाद 31 के बाद, है ना। चलिए देखते हैं। ठीक, अब हमसे कहा है कि समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं बताइए। तो बताओ इसके बीच का अंतर कितना है बच्चों? 1। इसके बीच का अंतर कितना है? 2। क्या ये समांतर श्रेणी हुई? नहीं हुई, क्योंकि समांतर का मतलब है अगर यहाँ पे अंतर 1 है तो यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी ये समांतर श्रेणी नहीं हुई बच्चों। देखो समांतर श्रेणी की रट लेना। 5 जो अभाज्य संख्या है देखो ये है 5 और 11 के बीच का अंतर कितना है बच्चों? 6। 11 और 17 के बीच का अंतर कितना है बच्चों? 6। 11 6 17। 17 और 23 के बीच का अंतर कितना है बच्चों? 6। 23 और 29 के बीच का अंतर कितना है बच्चों? 6। है ना इनके बीच का अंतर 6? है ना इनके बीच का अंतर 6? समांतर का मतलब अंतर समान होना चाहिए। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो तुरंत बताना
समांतर श्रेणी की 5 अभाज्य संख्याएं हैं 5, 11, 17, 23 और 29। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है ना? ठीक, आगे देखते रहिएगा। ये तो हो गई भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात। ध्यान से समझते चलना, सारी चीजें मैं आज डिटेल में समझा रहा हूँ, केवल आज संख्या समझा रहा हूँ। क्वेश्चन मजा आएगा जब कराऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम है ना, सारी चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसको पढ़ा लें। आगे देखिएगा, इसमें एक चीज आती है और जो लोग गलती करते हैं, देखो क्या गलतियां होती हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। एक होता है बच्चों सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना। और एक होता है बच्चे अपेक्षित अभाज्य संख्या। दोनों में फर्क होता है, लेकिन अक्सर लोग गलत बता देते हैं हम लोगों को, है ना। दोनों में फर्क होता है बच्चों, लेकिन अक्सर हम लोगों को केवल एक ही चीज यही ज्यादातर सुनने को मिला होगा, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? सह का मतलब क्या होता है? 7। अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं। जब दो अभाज्य संख्याएं साथ में लिख दी जाएंगी तो उसी को बोला जाएगा सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं कहूं 5 और यहाँ क्या लिख दिया बच्चों? 7, इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके गुणनखंड आपस में मिलेंगे नहीं, है ना। जैसे एक, अब देखो यहाँ पे सह का मतलब 7, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं। जब दो अभाज्य संख्याएं साथ में लिख दी जाती हैं, इसी को बोला जाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 29 और 37 सहअभाज्य है कि नहीं है? है ना, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मुझे कोई कहे 2 और 3, हाँ ये सहअभाज्य है, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, ठीक ना। अगर हमसे बच्चों लेकिन यही पूछ लिया है, आगे ही बात समझ में, जब दो अभाज्य संख्याएं साथ होंगी तो इसे बोला जाएगा सहअभाज्य संख्या। अब बात आती है अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे बच्चों मैं कहूं 5 और 6, क्या ये अपेक्षित अभाज्य संख्या, ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। ये सहअभाज्य क्यों नहीं है बच्चों? बता रहा हूं, क्योंकि जो 5 है ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है, इसलिए इसको हम सहअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या ये अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं? तो देख लेते हैं। 5 के गुणनखंड कौन होते हैं? 1 और 5। 6 के गुणनखंड कौन होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। क्या एक कोई मिला इससे? नहीं मिला, केवल एक मिल रहा है। एक के अलावा अगर कोई गुणनखंड इसके मिल जाते आपस में, अगर एक के अलावा कोई भी गुणनखंड इसके आपस में मिल जाते तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाती, अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं कहलाती। यानी ये संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड आपस में मिल नहीं रहे हैं। आगे देखो, अगर हमसे कोई पूछे क्या 7 लिख दे यहाँ पे और यहाँ लिख दे 25, और हमसे कोई कहे क्या ये अपेक्षित अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ है। अच्छा, पता लगाने का शार्ट कोई तरीका सर? हाँ है ना। एक संख्या अगर अभाज्य है और दूसरी संख्या भाज्य है तो इसी को बोला जाता है अपेक्षित अभाज्य संख्या। ताली बजाओ। आ रही बात समझ में? ठीक है ना बच्चों, तो अब पता लगा लेंगे ना सहअभाज्य संख्या। जब दो अभाज्य संख्याएं साथ में रहेंगी तो उसे सहअभाज्य बोलेंगे। अपेक्षित अभाज्य, तुरंत एकदम अगर कोई टीचर आपको गलत बताएगा कि एक अभाज्य संख्या लिखे और दूसरी भाज्य संख्या लिखे, कहे सहअभाज्य, तुरंत कहना नहीं सर, सहअभाज्य संख्या ये नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं में केवल दोनों की दोनों अभाज्य होती हैं, जबकि अपेक्षित अभाज्य संख्या में एक भाज्य संख्या होगी और दूसरी अभाज्य संख्या होगी। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें, जल्दी से बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं इसमें हम, है ना। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आता है, एक और संख्या आती है परफेक्ट नंबर, या जिसे हम बोलते हैं बच्चों परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, है ना, परिपूर्ण संख्या। या जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, और इससे एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन के आता है, निम्नलिखित में कौन परफेक्ट नंबर है, आदर्श संख्या है। तो बहुत आसानी से बच्चों आप बता सकते हो व्हाट इज परफेक्ट नंबर, यानी परिपूर्ण संख्या क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। आप परिभाषा लिख लेना, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर स्वयं वही संख्या मिल जाए, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर स्वयं वही संख्या मिल जाती है, उसे बोला जाता है परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या। जैसे अगर हमसे पूछता है क्या 4 परफेक्ट नंबर है, तो चलिए हम देखते हैं 4 के गुणनखंड कौन के हैं। 4 किससे किससे करता है, 1 से, 2 से, और किससे करता है, 4 से। अब आप इसको छोड़ करके इसके गुणनखंड को जोड़िए, क्या 2 और 1 जोड़ने पे कितना आया, 3 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 4, यानी 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, अब अगर हमसे बच्चों ये पूछ लेता है इसमें क्या 6 परफेक्ट नंबर है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा बच्चे, 3 से कटेगा बच्चों, और 6 से भी कट जाता है। अब हमने क्या बताया था परफेक्ट नंबर में कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं वही संख्या आ जाए। इसके गुणनखंड जो हैं इसको जोड़ते हैं, 6 के गुणनखंड 6 को छोड़ करके जोड़ो, तो 2 1 3 और 3 3 6 आया, जोड़ने पे कितना आ गया, 6। 2 1 3 3 3 6 आ गया ना, यानी ये परफेक्ट नंबर है। समझ में आ रही है ना बात, 6 परफेक्ट नंबर है। क्या 28 परफेक्ट नंबर है, चलिए देखते हैं 28 किससे किससे कटता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और 28 स्वयं से भी कटता है। क्या इनको जोड़ने पे 28 आ रहा है, देखते हैं। 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28, यानी 28 एक परफेक्ट नंबर है। समझ में आ रही है ना बात, है ना। तो अगर हमसे पूछे कि परफेक्ट नंबर, परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन परिभाषा याद रखना, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं वही संख्या आ जाती है, उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 28 496, और अगर पूछता है आपसे, याद रखना यही है आपकी, अगर आपको 60 में याद रखना है तो 4 ही, केवल 4 ही परफेक्ट नंबर होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और 4 कौन कौन से परफेक्ट नंबर हैं, 6 28 496 81 28, है ना। एक 4 आपके परफेक्ट नंबर है, और इसी को याद कर लेंगे, और इससे बाहर आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि 4 ही होते हैं। 4 आप रट लीजिए, ठीक है ना, 4 परफेक्ट नंबर होते हैं, बड़े आसानी से आप इसको रट लीजिए। अब बच्चों बात आ रही है, इतनी संख्याएं सीख लिए, 2 नंबर और आपको सीखना है। एक तो है परिमेय संख्या, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या, बहुत छोटा सा है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान से समझना इस बात को बच्चों, ताकि एकदम आ जाना चाहिए आपको। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो 2 संख्याएं हैं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। ध्यान से समझना, परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या
यानी जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, P/Q के रूप में। यानी अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है तो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे क्या 4 परिमेय संख्या है? आप तुरंत कहिएगा है। क्यों? क्योंकि हम 4/1 लिख सकते हैं। क्या करड़ी में 4 परिमेय संख्या है? तुरंत कहना है, क्योंकि करड़ी में 4 का मान कितना होता है? 2, और 2/1 लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? अगर कोई मुझसे बच्चों कहता है क्या करड़ी में 9 परिमेय संख्या है? तुरंत कहना है, क्योंकि करड़ी में 9 का मान बच्चों होता है 3 और 3/1 लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे बच्चों कहता है क्या करड़ी में 2 परिमेय संख्या है? तुरंत कहना नहीं है, क्योंकि करड़ी में 2 का मान नहीं आने वाला है। अब आगे और भी बच्चों को कह दे क्या 3 के ऊपर बार लगा है, परिमेय संख्या है? अभी अब मैं डिटेल समझाऊंगा। हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9। क्यों लिख सकता हूँ आगे मैं बताऊंगा। अगर मुझसे कोई कहता है क्या 22/7 परिमेय संख्या है? मैं तुरंत कहूंगा 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो अंश और हर के रूप में लिखा गया है। कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी जा रही है तो परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों अगर हमसे कोई कह दे क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं समझाता हूं। 0 से बच्चों 1 में भाग देंगे, 0 1 कम 0, कितना आया? 1। 0 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ लूं, अगर 0 दुआएं 0, फिर कितना आया? 1। 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, कोई फिक्स मान आ रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ फिक्स मान आने लगता तो परिमेय संख्या होता, ठीक ना? यानी याद रखना, अगर यहाँ पे फिक्स मान आने लगता, रिपीट होने लगता, तब भी ये परिमेय संख्या होता है। यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। आ रही है बात समझ में? यानी कि 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। यानी किसी भी संख्या का अगर हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। अगर हमसे कोई पूछ ले क्या 0/1 परिमेय संख्या है? तुरंत कहना है, क्योंकि जब बच्चों 1 से मैं 0 में भाग दूंगा, 1 0 कट गया, यानी ये देखो कट गया ना, इसलिए परिमेय संख्या है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? अगर हमसे ये पूछ लेगा तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय कहलाएगी। जैसे अगर हमसे पूछता है बच्चों, ध्यान समझना, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 3 का कोई फिक्स मान है नहीं, करड़ी में 2, पाई अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका कोई मान फिक्स नहीं है, और 22/7 परिमेय संख्या है। याद रखना है ना, याद रखना इस बात को। आगे बच्चों तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। करड़ी में 3, करड़ी में 2, पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अब परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों अब ध्यान से सुनना, बोर हो रहे हो क्या? चाय पी लो मंगा के, ठीक है? सब लोग एकदम आसानी से आगे देखते हैं इसमें। अब एक देखो इसमें क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमसे कोई पूछ ले 3 के ऊपर बार, इसका मान कितना होगा? तो ध्यान से अब समझना इस बात को। अब यहीं से थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है मामला। 3 के ऊपर बार, इसका मान बताओ। तो ये बताओ 3 के ऊपर कितना बार है? 3 के ऊपर कितना बार है? कितने अंक पे? 1 अंक पे बार है ना, यानी इसका मान आ गया 3/9। जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना नीचे क्या रहेगा? 9 रहेगा, और इसको काट के छोटा कर सकते हो, आ जाएगा उत्तर 1/3। समझ रहे हैं ना बात को? अगर यहाँ पे लिखा होता 4 7 और यहाँ पे लगा होता बार, 0.47 के ऊपर बार, तो यानी ये संख्या बार बार आ रही है। भाग देने पे आने लगता है ना संख्याएं बार बार। जैसे 3 से जब 10 में भाग दोगे तो बार बार 3 आने लगता है, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये बार बार आ रहा है। तो अब इसको हमको बदलना है, तो ये बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है?
कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार है ना यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 47। और मैंने कहा जितने अंक के ऊपर बच्चों बार रहेगा उतना नीचे क्या रहेगा? 9 रहेगा, यानी उत्तर आ गया 47/9। अगर ये लिखा होता 10.5 3 7 इनके ऊपर बार लगा होता, अब इसका उत्तर जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा? तो हो जाता बच्चों 537 बटे जितने अंकों के ऊपर बार है उतना नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? एकदम नहीं है, क्लियर? ठीक, अब जल्दी से बताओ 10.37 के ऊपर बार कितना उत्तर आएगा? जल्दी 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 कमेंट में भी तो लिख सकते हो ना। तो हो जाएगा बच्चों 37। कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के, यानी 2 को नीचे क्या रहेगा बच्चों? 9 रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? ठीक, अब बात आ रही है बच्चों, ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर ऐसे कर दे कि 10.37 के ऊपर बार, क्या करेंगे? वही काम बच्चों करेंगे। देखो ध्यान से, हम लिखेंगे 37। कितने अंक के ऊपर बार है? गोविंदा बताओ कितने अंक के ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर बार है ना, 1 को नीचे 9 रहेगा। और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बच्चों उतना नीचे क्या रहेगा? 0 रहेगा। बात आ रही समझ में? और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उसको घटा देना। तो 37 में से 3 गया, कितना आया बच्चों? 34/90। इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, आ जाएगा 17/45। आ रही बात समझ में मुन्ना? एलियन की तरह एकदम लगते हो यार, कुछ तो लगा करो, ठीक है? अरे विनोद कौतूहल का विषय थोड़ा सा है, हाँ सीरियस मत लेना। आगे देखते हैं ना। और भी जितने भी है सबको बताओ, अंकित है ना, नीरज, सभी लोग एकदम जुटे रहो इसमें इस बार। और सुन रहे हैं अभी एक लोग भेजे थे कि जेल वार्डन की आ रही है वैकेंसी, हैं? श्री प्रकाश भाई एकदम पूरा पुलिस के ही चक्कर में पड़ गए यार, कोई दूसरा सोचो। चलिए ठीक है, आगे देखते रहिएगा। और कुछ लोग तो बता रोज बीएड का एग्जाम होगा कि नहीं, बीएड का क्या बीएड चक्कर में पड़े हो तुम लोग, पुलिस चक्कर में पड़ जाओ, पुलिस वाले बीएड के चक्कर में। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें आ रहे समझ में? आगे देखो बच्चों, एक और भी देखते हैं। जैसे लिखा है 57 और यहाँ पे लिख दिया इसके ऊपर बार, हमसे पूछ लिया इसका उत्तर। तो बताओ बच्चों, यहाँ लिख लो 57, कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 अंक है, 1 को 9 लिख लो। जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना नीचे क्या लिख लो? 0। जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा लो। 57 में से 5 गया बच्चों, कितना आया? 52 आया। 52/90 हो गया, काट के छोटा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और ये आ गया 45, यानी 26 बटे कितना आ गया? 45। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना? चलिए और भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया 5 3 7 के ऊपर बार, अभी यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? जितने अंक के ऊपर बार है उतना नीचे क्या रहेगा? 9 रहेगा। जिसके ऊपर बार नहीं है उतना नीचे क्या रहेगा? 0। और जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा लो। 537 में से 5 घटाया, आ गया 532/990। काट के छोटा कर लो, आ गया उत्तर। आ रही है बात समझ में? आ रही होगी। चलिए अब यहाँ पे एक कार्टूनी करते हैं। अगर लिख दे 5.37 के ऊपर बार, अब यहाँ पे देखो घनचक्कर मत खाना। ये 5 ये बता रहा है कि भाग 5 बार पूरी तरह से गई थी, तो आप इसको ऐसे लिख लेना बच्चों, 5 सही 37 बटे कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर, तो लिख लेना 37/99 हो गया इसका उत्तर। आ रही है बात समझ? अगर हमसे कह दे कि 6.39 के ऊपर बार, तो बच्चों क्या करना है? हम लिखेंगे 6 सही 39 बटे कितने अंक के ऊपर बार है? 1 अंक के 1 तो 9, जिसके ऊपर बार नहीं उतना 0, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा लो बच्चों, तो आ जाएगा 6 सही 36/90। काट के इसको छोटा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? 18 दूनी 36, 18 × 90, यानी 6 सही 2/5। आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत है बताना? अच्छा 1-2 क्वेश्चन और भी इसका लेते हैं। जैसे लिखते 7.35
के ऊपर बार। जल्दी लगाओ इसको, कितना आएगा इसका उत्तर? देखो 7 सही आ रहा है समझ में। 35 बटे, तुरंत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 7 सही 35 बटे कितने अंक के ऊपर बार है? जल्दी बोलो कितने अंक के ऊपर बार है? एक अंक के ऊपर बार, एक को नीचे 9, जिसके ऊपर बार नहीं उतना नीचे 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है बच्चों उसको घटा लो, ये आ जाएगा 7 सही। यहाँ पे आ जाएगा 32 बटे 90। काट के इसको छोटा भी कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? अब एकदम आ रही है बात समझ में, ठीक। अगर बच्चों यहीं पे ये कर देता 7 के ऊपर बार ऋण ऐसे लिख देता, 2 के ऊपर बार 10.3, 5 के ऊपर बार। बहुत से लोग कहते हैं अब क्या होगा? कुछ नहीं बच्चों, ये हो जाएगा, देखो हो जाएगा 35 बटे कितने अंकों के ऊपर बार है? 99। और यहाँ अगर बार लग गया दशमलव के इधर, अगर बच्चों बार लग गया बाई तरफ दशमलव के अगर बार लग गया तो जिस अंक के ऊपर बार लगा उसको लिख दो माइनस में यहाँ पे, यानी 99 गुना जो आए उसमें से -35 कर लेना, वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है ना? कोई दिक्कत है? एक दो और भी क्वेश्चन अब आप कर लेते हैं, इसका जल्दी से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, जल्दी से हल करेंगे। अगर हमसे पूछ लिया इसका उत्तर कितना आएगा तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो इसका उत्तर कितना आएगा। आएगा कि नहीं? देखो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, आ रहा है समझ में? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 16 बटे कितना? 99। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना जितने अंक के ऊपर बार उतना नीचे 9। इसको लिख सकते हैं 17 बटे 99, और इसको लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पे गुणे में 3। तो ये देखो जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो अंश जुड़ेंगे 16 और 17 कितना आ जाएगा आपका? 33 बटे 99 गुणे 3। ये देखो 33 से कम 33, 33 3 99, 3 से 3 कट गया, आया उत्तर कितना? 1। बात आ गई समझ में आपको? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, बड़े आसानी से कर सकते हो कि नहीं? ठीक, आगे देख लेना। ठीक, आगे देखते रहना इसमें। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन इसमें पूछ लिया कि 5.3 के ऊपर बार, धन यहाँ पे लिख दिया 6.3 के ऊपर बार, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, और हमसे कहा इसको जोड़ो, तो बड़े आसानी से आप जोड़ लेना। इसको लिखना 5 सही 3 बटे 9, और इसको लिख लेना 6 सही 3 बटे 9। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? लिख सकते हैं? अगर इतना बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, तो देखो अब जोड़ लो इसको, 6 और 5 11, और इसको अंदर जोड़ लो। जब हर समान है तब जुड़ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा? 6 बटे 9। काट लो इसको, देखो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा आपका 11 सही 2 बटे 3। आ रही है बात समझ में? तो परिमेय संख्याओं को आप ऐसे करके जोड़ सकते हो। बाकी परिमेय संख्याओं की जो प्रैक्टिस है मैं आगे करवाता रहूंगा। बाकी 2 संख्याएं और आपकी बची सम और एक बची विषम। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी बच्चों वो सम होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटेंगी वो विषम होती हैं। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे संख्याओं का खत्म करता हूँ। बाकी बहुत से क्वेश्चन जितने भी आपके हैं मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, उस पर आप भेजिए। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन मैं भेजूंगा। अभी ये चैप्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। कल का जो मेरा चैप्टर रहेगा बच्चों वो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक रहेगा। ठीक है ना? ठीक, और मेहनत से सब लोग पढ़िए। और अगर आपको समझ में बात आ रही है बच्चों तो जरूर चैनल को आप जो इसको शेयर करिए वीडियो को, और जितने भी आपके पास मैसेज ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको शेयर करिए ताकि वो सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर हो और आपका क्लास लाइव चल सके। ठीक है ना? लॉकडाउन की लंबी लड़ाई है, आसान नहीं है। ठीक।